वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हिस्ट्री के एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मगध एम्पायर की। मगध इंडियन हिस्ट्री का पहला वो रीजन जिसे हम एम्पायर कह सकते हैं, जिसे हम साम्राज्य कह सकते हैं। साम्राज्य इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ जो अब तक होता आ रहा था कि सिर्फ शासन हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ शासन नहीं हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक राजा और प्रजा का जो है वो रिलेशन नहीं था। यहाँ पर it was not just about the monarch and the subject. Here we had a well developed administrative system. From here we saw the development of economy. From here we saw the development of trade. From here we saw the development of foreign relations and rather foreign invasions. मीन्स यहाँ पर ये जो मगध एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, ये जो आपको मगध एम्पायर दिख रहा है, इस पूरे रीजन को डोमिनेट करना, जिसके पास सी कोस्ट भी था, जिसके पास ट्रेड था, जिसके पास इंटरनेशनल ट्रेड था, और यहाँ से एक डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को मिलता है। क्योंकि यहीं के बाद से द क्वेस्ट फॉर द डोमिनेंस ओवर एम्पायर, द क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस ओवर एम्पायर जो है वो हमें दिखना शुरू होगा। नाउ हियर इन दिस लेक्चर हम थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू लेंगे अबाउट कि मगध से पहले क्या था, जो महाजनपदास का दौर था वो कौन सी महाजनपदास थी, और फिर हम देखेंगे कि मगध अपने आप में क्यों इतना बड़ा बना, और फिर क्या वजह थी कि मगध एक 16 महाजनपद थी और 16 महाजनपद में से सिर्फ एक महाजनपद जो है वो निकल के आती है, एक महाजनपद जो है वो इमर्ज करती है, एक महाजनपद जो है वो सरवाइव करती है, और वो महाजनपदा से साम्राज्य का जो सफ़र है मगध का, कैसे उसने चार अलग अलग मौर्यंस तक की हम बात करें तो अलग अलग डायनेस्टीज को, अलग अलग रूलर्स को देखा, और वो क्या ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस बन गई कि हर बार एक नया रूलर जो है एक नए रिजीम को जो है चलाता है और एक नए सिस्टम से चलाता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मगध इज इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको 2 या 3 लेवल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो इजीएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो मैथ्स का क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको जो हम प्री मौर्यन फेज की जब हम बात करें तो जो हम मौर्यन एम्पायर देखेंगे या जो हम मगध एम्पायर देखेंगे उससे पहले जो था वहाँ पर मैच करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं जहाँ ये पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन जो लेवल अप हो सकता है वो अबाउट द जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स थे, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे, जो ट्रेड रूट्स थे, उनको लेके सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशंस को या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स को लेके क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा जो आई विल से इट इज़ अ डिफिकल्ट लेवल, जहां मगध एम्पायर को लिंकअप किया जा सकता है बुद्धिज्म जैनिज्म से, या मगध एम्पायर को जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है द प्रेजेंस ऑफ ग्रीक्स और इंडो ग्रीक्स इन इंडिया से। सो ये अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग लेवल हैं जहाँ पर इससे रिलेटेड सवाल जो हैं वो आते हैं। सो शुरुआत करते हैं मगध एम्पायर की। और मगध एम्पायर को समझने से पहले, मगध एम्पायर को देखने से पहले हमें समझना होगा कि जो प्री मगध फेज था या जो प्री मौर्यन एज थी, जनरली हम जो टाइम लाइन का क्लासिफिकेशन करते हैं, हम जो टाइम लाइन का क्लासिफिकेशन करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं कि जो भी इस दौर में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके यहाँ तक का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं कि ठीक है, फ्रॉम समवेयर अराउंड 3300 टू 1300 BC इट वाज द एज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें 2600 से 1900 BC तक का जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट वाज द मैच्योर हड़प्पन फेज। और जितनी भी हमने चीज़ें देखी कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सारी चीज़ें, वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैच्योर हड़प्पन फेज के हैं, चाहे वो टाउन प्लानिंग और रिलीजन सोसाइटी, हम जिन चीज़ों की बात करते हैं। फिर केम द एज ऑफ डिक्लाइन, थोड़ा सा एक लेस टॉपिक, लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चंस नहीं आते, एंड दैट वाज वैदिक सिविलाइजेशन। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन को देखने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड
वैदिक सिविलाइजेशन को समझने से पहले हमें एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि किस तरीके से ये जो टाइम पीरियड है या जो ट्रांजिशन हुआ, हमको एक जो चीज़ सिर्फ ध्यान रखनी है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दैट आई कैन राइट हियर। सो हमारा जो टाइम पीरियड है रफली कैसे चल रहा है, हमारा टाइम पीरियड चल रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेट्स से आईवीसी के कंटेक्स्ट में बात करें तो आईवीसी के कंटेक्स्ट में हमने देखा दैट 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी, ये कौन सा फेज था, ये अर्ली हड़प्पन फेज था। ठीक है, 2600 बीसी से लेके रफली 1900 बीसी तक का जो फेज था वो मैच्योर हड़प्पन फेज था। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो 2600 से सॉरी फ्रॉम 1900 टू 1300 बीसी जो फेज था किसका, हड़प्पन का, दैट वाज योर लेट हड़प्पन जो है हम उस फेज की बात करते हैं। फिर यहाँ से रफली ओवरलैपिंग टाइम पीरियड ज़रूर है, लेकिन एक समझने के लिए 1000 बीसी तक, 1500 से लेके 1000 बीसी तक हम उसे कहते हैं अर्ली वैदिक एज और ऋग वैदिक एज, और 1000 बीसी से लेके कई जगह 600 लिखा है, कई जगह 500 लिखा है, तो 600 और 500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं लेटर वैदिक। और यहाँ पर इस पीरियड में ये जो हड़प्पन ये जो लेटर वैदिक पीरियड है और जो अर्ली वैदिक पीरियड है, वहाँ से एक ट्रांजिशन हमें दिखता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी किसकी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट वाज कुल और फैमिली। फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फैमिली थी। फैमिली से मिलके क्या बन रहे थे, फैमिली इवॉल्व हो रही थी ग्राम में, मतलब बहुत सारी फैमिली जो मिलके ग्राम बना रही थी। ग्राम से जो है बन रहा था विशु, विशु से बन रहा था जना, जना से बना जनपदा, बहुत सारे जना मिलके क्या बना रहे थे, जनपदा, और यही जनपदा जो है आपस में मिलके इवॉल्व होते हैं महाजनपदास में, यही इवॉल्व होते हैं महाजनपदास में। ये जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन, फैमिली कुल से जो है ग्राम बनता है, ग्राम वॉज हेडेड बाय ग्रामिनी, विशु बाय विशुपति, जना बाय राजन, और यहाँ से जो है जनपद, यही जना जो है आगे चल के जनपदा में इवॉल्व होते हैं, मतलब बहुत सारे जनाज मिलके एक जनपदा बना देते हैं। एक जनपदा, कई सारे जनपद जो मिलके जो है एक महाजनपद को उनकी शक्ल लेते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन होता है इतने इस टाइम पीरियड में, इन सालों में। और रफली जो हम एज ऑफ महाजनपदास कहते हैं, छोटा सा टाइम पीरियड है, हम कहते हैं द एज ऑफ महाजनपदास वाज लाइक 600 to 400 BC। 1000 BC ध्यान रखिएगा द एज ऑफ आयरन है। 1000 BC से पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो कहे कि यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल हो रहा था, आउटराइटली मना कर दीजिएगा, आउटराइटली जो है उसे बिल्कुल जीरो कर दीजिएगा कि नहीं, 1000 BC से पहले हमारे पास एज ऑफ नाउ आयरन का कोई एविडेंस नहीं है। 1000 BC जो है वो बेंचमार्क कहना चाहिए ईयर है कि उसके पहले हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है। इस टाइम फ्रेम की हम बात करें 600 से लेके 400 BC तक, कई किताबों में जो है आपको वो 300 BC भी दिख जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये वो दौर था जब जनपद, मतलब ये 400 BC वाला जो टाइम पीरियड था, ये वो पीरियड था जब ये जनपदास जो हैं ये इवॉल्व होने लगे, ये मिलने लगे, और ये मिल के क्या बनाने लगे, ये मिल के बना लगे महाजनपदास। ये जनपद किस में इवॉल्व होने लगे, ये जनपद इवॉल्व होने लगे महाजनपदास में। बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड था जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के एवोल्यूशन का पीरियड था। तो यहाँ पर हमको क्या दिखता है, दैट ये जो है फर्दर इवॉल्व होने लगे, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाया,
बुद्धिस्ट टेक्स्ट की जब हम बात करेंगे वहाँ इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अंगुत्तरा निकाय में जो है हमें महाजनपद और उस दौर के जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट थे वहाँ पर हमको पता चलता है किसके बारे में, वहाँ पर हमको पता चलता है इन महाजनपदास के बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना ये है क्योंकि हम मगध को पढ़ना चाह रहे हैं कि सर मगध ही, वाई मगध वॉज समवन or a place which became so important. Magad was a place which became so important, or rather so prominent. Magad became prominent. There is no doubt in that. But question is कि what happened to others? मतलब 16 महाजनपद थे. There were 16 महाजनपदास, and out of those 16 महाजनपदास, what we saw that first they were only 4 were left, and later on these 4 were also merged into one, and that was Magad. So ये मगध को जो था एक टेंडेंसी है, या मगध की एक्चुअली पोजीशनिंग ऐसी थी, या मगध की ज्योग्राफी ऐसी थी, क्योंकि उसके पास 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे चल के हम इन डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ यहाँ समझने के लिए मगध के पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक था एक्सेस टू आयरन ओर्स, और दूसरा था इट वॉज इन द फर्टाइल लैंड्स ऑफ द गैंजेटिक प्लेन्स। खाने की कमी नहीं थी और हथियारों के लिए इफरात लोहा था। ये 2 चीज़ें उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट बना देती हैं किसे, मगध को। यही वो पीरियड था जब हम इकोनॉमी, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ये वो पीरियड है जब हम डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी देख रहे हैं, जब हम डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड देख रहे हैं। और यहाँ पर हमें दिखता है कि ये पूरा जो पीरियड है, ये जो पूरा पीरियड है, कौन सा, ये महाजनपदास वाला जो पीरियड है, ये हमें दिखता है वेयर द एवोल्यूशन ऑफ द पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। रिमेंबर दिस, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स और पंच मार्क्ड कॉइन्स, बिकॉज यहाँ से हमको अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे आपको दिखेगा, जैसे हमको इंडस वैली में दिखा कि वहाँ पर हमें कोई कॉइनेज सिस्टम नहीं मिलता है, हमें वहाँ पे बार्टर सिस्टम होने के एविडेंसेस मिलते हैं, कोई कॉइनेज नहीं मिले। अर्ली वैदिक पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स थे दे वर कॉल्ड एज निष्क। यहाँ फर्दर उसका एवोल्यूशन होता है, और यहाँ पर 16 की 16 महाजनपद में 16 की 16 ऑल द 16 महाजनपद हैड देयर ओन पंचमार्क कॉइन्स। मतलब अब यहाँ पर डिस्टिंक्शन शुरू हुआ है, अब यहाँ पर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ है। और ये जो पीरियड ऑफ महाजनपद है, इट इज़ नोन एज द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। दिस इज नोन एज द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। एंड व्हेन वी से सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक कल्चर से लेके अप टू 500 BC नो यू विल फाइंड नो एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। और फिर यहाँ पर ये जो महाजनपद ग्रो करते हैं, ये महाजनपद जो इवॉल्व करते हैं, ये बनता है द सेकेंड फेज और द सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जहां पर आपको शहरों का विकास, यहां पर आपको अर्बन डेवलपमेंट जो है वो नजर आएगा। इस टाइम की अगर हम बात करें, ये जो हम 600 to 400 BC के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर जो है वो स्प्रेड आउट होते हुए दिखता है। एग्रीकल्चर के स्प्रेड आउट होने की बहुत बड़ी वजह 600 साल पहले आ चुकी थी, 400 साल पहले आ चुकी थी, एंड दैट वाज आयरन। आयरन की डिस्कवरी के बाद क्या होता है, ओके हियर इज द मैप। सो आयरन की डिस्कवरी के बाद क्या होता है, हमने देखा कि अर्ली वैदिक जो लोग थे वो कुछ यहाँ रह रहे थे, अर्ली वैदिक के सप्त सिंधु वाले इलाके में रह रहे थे, ठीक है। यहाँ से फिर क्या हुआ, जैसी आयरन डिस्कवरी हुई, हमको ये पूरा जो पावर सेंटर जो कभी इस रीजन में हुआ करता था, वो पूरा पावर सेंटर देखो इधर शिफ्ट हो गया है, गंगा यमुना के, क्योंकि ये बीच के इलाकों के जंगल जो है, बीच के इलाकों को इनको क्लियर करना आसान हो गया। अब क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो एग्रीकल्चर जो है, जो खेती किसानी है वो आसान हो गई थी। नाउ दे कैन कल्टिवेट ऑन हार्ड पैंस, एंड दिस रीजन जो ये जो रीजन है, कौन सा, गंगा यमुना वाला जो रीजन है, ये कहीं ना कहीं एक्सेसिबल जो है वो हो गया। सो दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आयरन की डिस्कवरी से हुआ क्या, और आयरन की डिस्कवरी से की ही वजह से हमें यहाँ पे क्या दिखता है, हमें यहाँ पे दिखता है स्प्रेड ऑफ आयरन टूल्स, हमने देखा स्प्रेड यूज ऑफ आयरन टूल्स, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ पर हमें बहुत ही डिस्टिंक्ट पॉटरी मिली, जिसको हमने कहा NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी। ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी एक बहुत यूनिक और बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्टिस्टिक कैरेक्टर था इस टाइम का,
जो कि एक ग्लेज फिनिश जो होती थी पॉटरी के अंदर वो हमें दिखने लगी। ब्लैक पेंट पॉटरी जो है वो यहाँ पर विजिबल थी। एंड क्योंकि जब अगर सिविलाइजेशन की ग्रोथ, किसी भी सिविलाइजेशन की ग्रोथ को आप बगैर एजुकेशन या बगैर लिटरेरी ग्रोथ के इमेजिन नहीं कर सकते। अगेन आई रिपीट, यू कैन नॉट इमेजिन द ग्रोथ ऑफ एनी सिविलाइजेशन विदाउट the growth of literature or without the growth of a language or a script. And this is what we saw here with the development of the Brahmi script. This is what we saw here with the डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब जैसे जैसे राज्य बड़े होने लगे, जैसे जैसे दिस महाजनपदास दे स्टार्टेड टू गेट एक्सपैंडेड, व्हाट वी सॉ वाज द डेवलपमेंट ऑफ टैक्सेशन। वी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ taxation. Taxation was there as well, but now it became a prominent source of income for the state. जो राज्य था उसके लिए आय का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया क्या? टैक्सेशन। इस दौर में अगर सामाजिक स्थिति की बात करें तो औरतों की सामाजिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था। वर्ण व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी। वुमेन हैड नो लीव ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी एंड वन ऑफ द मेजर प्रोफेशन वाज, मतलब वुमेन वर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। यस, तो ये औरतों की स्थिति थी। यदि हम एक्सेप्ट, मतलब ये कहा नहीं था क्योंकि इस टाइम पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी जो है ग्रोथ हो रही थी और बुद्धिस्ट और जैन ऑर्डर्स जो हैं वो भी ग्रो कर रहे थे। तो उनके अलावा मतलब उनके जो बुद्ध और बुद्धिस्ट और जैन ऑर्डर्स थे उनके अलावा अगर आप कहीं पर देखेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी सच एविडेंसेस ऑफ कि जहाँ पर मतलब वहाँ पर जो है डिग्रेडेशन नहीं था। बाकी सब जगह जो है वुमेन की कंडीशन जो है वो डिग्रेड हो चुकी थी। अनटचेबिलिटी वॉज एट इट्स पीक। नाउ अनटचेबिलिटी मीन्स अब हुआ क्या एक्चुअली, आप जब ग्रोथ ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन देखते हैं वहीं से जो है वर्ण व्यवस्था निकल के आती, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र अनटचेबल्स नहीं थे। शूद्र वो थे जिनको ऊपर की 3 जो वर्ण हैं उनकी सेवाओं के लिए रखा गया। उनका जो स्टेटस था वो इसलिए रखा गया कि वो ऊपर की 3। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई कि जब ये नए नए एरियाज एक्सप्लोर हुए, यहाँ नए नए जो है ट्राइब्स और ये लोग निकल के आए, तो वो तो कहीं वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं हो रहे थे। तो व्हाट दे डिड, अछूत, मतलब उनसे भी नीचे शूद्र, शूद्र से नीचे थे चांडाल। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। सो शूद्र का भी स्टेटस जो है, जहाँ वो अर्ली जो लेटर वैदिक फेज है जहाँ से ये थोड़ा सा कास्ट सिस्टम में या जो वर्ण व्यवस्था है उसमें रिजिडिटी आने लगती है, और ज़्यादा डिग्रेड जो है इस पॉइंट तक आते आते हो गया। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर वर 16 महाजनपद्स, 16 महाजनपद्स, और ये वो 16 महाजनपद्स हैं। आप देखेंगे मोस्टली दे आर नॉर्थ ऑफ नर्मदा। दिस इज नर्मदा रिवर, दिस इज नर्मदा रिवर, और मोस्टली ये जो महाजनपद हैं ये उसके नॉर्थ में है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से सिंधु नदी से लेके, बल्कि सिंधु नदी के भी नॉर्थ से खैबर से लेके नर्मदा तक जो है ये फैली थी। लेकिन अगर आप लार्जली इसको देखें, मतलब मेजर जो कंसंट्रेशन था, यू कैन सी दिस, ये इस ट्रायंगुलर रीजन में जो है आपको इसका कंसंट्रेशन दिखेगा। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र वैली जो है, यहाँ से जो है इनके जो फ्लड प्लेन्स हैं ये बहुत अच्छा सोर्स था। और ये रीजन जो है, ये मगध का जो रीजन है, यहाँ पर आपको आयरन ओर जो है इजीली एक्सेसिबल था। तो यहाँ पर अलग अलग रिपब्लिकन स्टेट्स भी थे, कहीं पर गण परिषद थी, कहीं पर जो है मोनार्की थी, तो अलग अलग वो थे। हम क्विकली देखते हैं कि ये क्या कहाँ इनकी लोकेशन थी और कुछ इनके बारे में। कभी कभी ये चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना, मैं आपसे कह रहा था बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में ये दोनों चीज़ें मैच करने के लिए आ सकती हैं कि महाजनपद कौन थी और उसकी कैपिटल क्या थी। सबसे पहले बात करें कंबोजा की। कंबोजा वॉज दिस पार्ट, कंबोजा वॉज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, यू कैन सी हियर, ये देखो यहाँ पर। और अफगानिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर आता था। कैपिटल राजपुर। अशमका, अशमका, और हियर यू कैन सी, फाइन,
पोटाली और पटाना, मतलब कैपिटल के अलग अलग नाम, अलग अलग सोर्सेज, और ये मोस्टली जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ये बुद्धिस्ट और जैन जो टेक्स्ट हैं वहाँ से हमें बहुत कुछ इनके बारे में पता चलता है। सो दिस इज दिस, और ये आप देख सकते हैं ये गोदावरी रिवर जो है, नर्मदा, ये गोदावरी रिवर के किनारे जो है ये बसा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं वत्सा, वत्सा कौशाम्बी, वत्सा इज हियर, ये देखो वत्सा, फाइन। और इसका अगर हम देखें तो कुछ ऑफ कोर्स दिस कैपिटल, ओके, ये जो प्रयागराज इलाहाबाद वाला जो रीजन है, ये उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर हमने कहा कौशाम्बी। एक्चुअली ये पॉइंट इधर का है, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड, टाइपोग्राफिकल एरर, फाइन। कौशाम्बी और मॉडर्न कौसाम जो है यमुना नदी के किनारे। देखिए नदियों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जहाँ जहाँ आपको मोस्टली दिखेगा कि जो कैपिटल्स हैं वो नदियों के किनारे है। जैसे हम दिल्ली के डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपने मिडिवल हिस्ट्री में आप देखोगे दिल्ली ग्रो करेगी, लेकिन एक सवाल अगर कोई इसका जवाब देगा यू नो द कमेंट सेक्शन, कि क्या वजह थी कि दिल्ली में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, दिल्ली में जो भी पावर सेंटर हुआ, वो यमुना के वेस्टर्न बैंक की तरफ था। यमुना पार करके कोई भी आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं दिखती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी मिलेगी वो आपको यमुना के वेस्ट या राइट हैंड बैंक के जो है उस तरफ मिलेगी, वेस्ट बैंक ऑफ यमुना उसके उस तरफ मिलेगी, मतलब टुवर्ड्स हरियाणा एंड दैट रीजन। आपको उसमें जो ये लेट्स से मॉडर्न डे में बात करें तो नोएडा की तरफ जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको उस पार मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली का सारा जितना पावर सेंटर था वो यमुना नदी के वेस्टर्न साइड ही रहा, ईस्टर्न साइड से कभी कोई ऐसा पावर सेंटर हमको डेवलप होता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद बात करते हैं अवंती की। अवंती, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे। और हाँ, इंटरेस्टिंगली अवंती की दो कैपिटल्स थी। अवंती की एक कैपिटल थी नॉर्थ में उज्जैन, और जो उसकी सदर्न कैपिटल थी दैट वाज माहिष्मति। द सदर्न कैपिटल वाज माहिष्मति। और यहाँ पर उदयन का नाम हम देखेंगे आगे। उदयन एक इंपॉर्टेंट रूलर रहा, सॉरी अवंती की दो कैपिटल्स नॉर्थ में इट वाज उज्जैन, और साउथ जो अवंती की कैपिटल थी, सदर्न साइड में जो प्रोमिनेंट शहर था, जो सदर्न साइड की कैपिटल थी दैट वाज माहिष्मति। अवंती के इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें तो प्रद्योत इज विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद अगली जो ओके, अगली जो इंपॉर्टेंट महाजनपद, एंड दैट इज शुरसेना और स्वरसेना व्हाटएवर। और ये जो है यक्षा और ये एक्चुअली मथुरा का जो रीजन है, ये देखिए ये रहा, फाइन, ये इस रीजन में जो है आपको दिखेगी। उसके बाद छेदी की कैपिटल इज द बुंदेलखंड रीजन। सो बेसिकली यहीं से सारी चीज़ें, ये बुंदेलखंड का रीजन जो है ये इसमें आ जाता है। सुक्तिमती कैपिटल। मल्ला वाज लाइक द कुशीनगर, आज के समय का जो गोरखपुर वाला जो रीजन है, ये देखिए, ओके ओके।
पावा, मतलब ये एक नॉन मोनार्किकल था, ये एक गणसंघा था। गणसंघा में क्या होता था कि जो रूलर होता था, इट वाज बीइंग सिलेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ नोबल्स। तो एक तरीके से एक तरीके का एक गणतंत्र था, एक रिपब्लिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद जब हम कुरु की बात करते हैं तो हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ जो है इसकी कैपिटल थी, और कुरु पांचाल जो दिल्ली वाला जो इलाका है, दिल्ली मेरठ वाला जो इलाका है, दैट केम अंडर दिस। और यहाँ पर ट्राइबल जो ट्राइब्स थी, जो क्लैन वाला जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। पांचाला की अगर हम बात करें तो यू कैन सी हियर, कुरु पांचाल जो है ये था कुरु, और ओके एंड दिस इज पांचाला। ये देखो, ये दोनों हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये और ये पांचाला वाला जो रीजन है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अहिछत्रा और कामपिलिया, दो कैपिटल्स, अहिछत्रा और कामपिलिया, ध्यान रखिएगा। आपको अवंती की दो कैपिटल्स मिली, उज्जैन और माहिष्मती। यहाँ पर आपको पांचाल की दो कैपिटल मिली, दैट इज अहिछत्रा और कामपिलिया। और यहाँ पर भी ट्राइबल पॉलिटी यानी कि क्लैनशिप, जो क्लैन होता था, जो ट्राइबल क्लैन होता था, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। श्रेणी, श्रेणिका और श्रेष्ठी, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक वेल डेवलप्ड, एक दो यहाँ पर क्या था, एक ट्राइबल पॉलिटी थी, यहाँ पर क्लैन सिस्टम जो है वो डोमिनेट करता था, लेकिन दे हैड अ वेल डेवलप्ड इकोनॉमी, दे हैड अ वेल डेवलप्ड इकोनॉमी। और ये जो टर्म्स यहाँ हैं, दैट इज श्रेणी जो क्राफ्ट्समैन का एसोसिएशन था या जो गिल्ड था उसको, या सारथा, सारथा वाज फॉर द ट्रेडर्स, और बैंकर्स वर कॉल्ड एज श्रेष्ठी और सेठी। ठीक है, तो मतलब वो जो बैंकर्स थे उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। मतलब ग्रेजुअली यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि इकोनॉमी भी डेवलप हो रही थी, और इकोनॉमी के साथ साथ एक ऐसा ग्रुप या समाज के अंदर एक ऐसा डेवलपमेंट भी हो रहा था जो ये बता रहा था कि किस तरीके से जो एक इकोनॉमिक stratification of society has started. It may have existed earlier as well, but this time this economic or this financial or economic fragmentation of society was very much prominent, as seen in this Mahajanpad region, of course, in with with reference to, or with reference to the earlier, मतलब जो इससे पहले का समय था उसके रेफरेंस में बात करें तो हाँ, यहाँ पर जो सिस्टम था वो ज़्यादा डेवलप्ड जो है वो था। उसके बाद महाजनपद की हम बात करें तो नेक्स्ट वाज मत्स्य, मत्स्य की कैपिटल विराट नगरी। विराट नगरी मीन्स योर दिस जयपुर, भरतपुर, अलवर रीजन जो है, मतलब ठीक दिल्ली से नीचे वाला जो रीजन है उसकी हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं वज्जी और व्रज की। वैशाली जो है कैपिटल थी, और दिस वाज इंटरेस्टिंगली दिस वाज कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैंस, और इम्पॉर्टेंट जो थे उसमें व्रज थे, विदेहा थे, लच्छवी थे, ये अलग अलग जो क्लैंस थे। मतलब यहाँ 8 क्लैंस जो हैं वो एक साथ आके एक महाजनपद को, वही कुल से ग्राम, ग्राम से जो है विश्व, विश्व से जना, जना से जनपद, जनपद से महाजनपद, और जो जहाँ डोमिनेट करता था वो उसको क्या कर रहा था, उसको उस हिसाब से वहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहा था। ये जो है नेक्स्ट in this is Gandhara. Gandhara was way north here. तक्षशिला, गंधारा was way north. तक्षशिला की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल भी थी, और काबुल तक। यस, इंटरेस्ट है कि इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि यहाँ पर जो आपको एक्सटेंशन मिलता है, यहाँ पर जो आपको एक्सटेंशन मिलता है was up to काबुल, और अलग अलग, जैसे यहाँ के जो गंधारा के जो राजा थे, हिज नेम वाज पुक्कुसती, और ये बिंबिसारा, बिंबिसारा हम आगे चल के देखेंगे कि मगध का रूलर होगा, और ये जो है बुद्धा से देखने जो है, मतलब ऑन फुट। गंधारा ऑफ कोर्स हवाई जहाज तो थे नहीं, सो दिस इज समथिंग दैट वाज डन। उसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज अंगा। अंगा इज इन द बिहार रीजन, मुंगेर, भागलपुर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी ट्रेड और कॉमर्स जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। ये जो रीजन है गंधारा की, अगर हम बात करें ऊपर एक चीज आई गेस, ये गंधारा का जो रीजन है, इट बिकेम so prominent in the development of art and culture that later in art and culture you will see that there will be 3 schools of art, and Gandhara itself
डेवलप्ड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। और ये जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये इंडो ग्रीक, इंडियन और ग्रीक और यहाँ पर पर्शियन इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक नए यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का बहुत यू कैन राइट हियर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। गंधारा एंड गंधारा इटसेल्फ ग्रेजुअली वी इट इवॉल्व्ड इनटू अ स्कूल ऑफ आर्ट इटसेल्फ। अगली बात करें काशी, काशी, वाराणसी, बनारस। वैसे पुराना नाम वाराणसी है, वाराणसी भी नहीं था, मतलब और पुराने टेक्स्ट में जो है वो जो वाराणसी, काशी सबसे मतलब जब ये 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे किसी पॉइंट पे, तो इन 16 महाजनपद का सबसे स्ट्रॉन्ग जो सबसे स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए जो महाजनपद था वो कौन, वो ये काशी था। एंड यू कैन यहाँ पर, और ये कंसिडर टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनता है, एक इम्पॉर्टेंट एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ग्रो करता है ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड सो ऑन। यहाँ पर जो इफ यू कैन से कि यहाँ पर बुद्धिज्म का भी इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा, हिंदुज्म का भी इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा। सो यू कैन फाइंड दैट मल्टीपल कल्चर्स। और एक और चीज है, जब भी ट्रेड होगा, जहां पर भी एक्सचेंज ऑफ ट्रेड होगा या एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिसके हम कहते हैं, जब ये होगा तो आपको दिखेगा दैट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। क्योंकि जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, जब गुड्स, सिर्फ गुड्स एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, कोई फॉरेन ट्रेड लेके आ रहा है, कोई दूसरी जगह का, वो अपने साथ सिर्फ सामान लेके नहीं आता है, वो अपने साथ अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना फूड, अपना क्लोथिंग, अपनी स्टाइल लेके आता है। और ये आके मिलता है कहाँ, जहां वो ट्रेड करने जा रहा है, जहां वो ट्रेड करता है। और जब ये इन दोनों का ब्लेंड होता है, इन दोनों का जब ये ब्लेंड होता है, तो एक नया, एक कॉम्पोजिट कल्चर जो है वो जनरेट होता है, वो इवॉल्व होता है। इसीलिए जो भी आपको जंक्शंस दिखेंगे, चाहे वो पुराने समय के हों, चाहे वो मॉडर्न डेज में हों, आपको वो जंक्शंस या वो जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, उनका अपना एक कल्चर होता है, उनका अपना एक क्यूजीन होता है, उनका अपना एक, उनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली की अपनी एक लाइफस्टाइल है, दिल्ली की अपनी एक अपना एक कल्चर है, जिसमें आपको मुगल्स का भी, पर्शियन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है, टर्किश इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा दिखता है, और ब्रिटिश इम्पैक्ट भी दिखता है, क्योंकि काफ़ी वक्त तक जो है ये ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल रही। तो वो ब्रिटिश इम्पैक्ट भी जो है हमें, वो ब्रिटिश इम्पैक्ट भी जो है हमें दिल्ली का, वहीं आप कलकत्ता में देखेंगे, कोलकाता में देखेंगे, तो वो भी एक नया कल्चर, मुंबई का कल्चर अपना अलग है। तो ये जो जगह, जो ट्रेडिंग स्टेशंस रहे, भले ही मॉडर्न डेज में रहे हों, भले ही एंशिएंट टाइम्स में रहे हों, हर किसी का अपना एक कल्चर है, हर किसी का अपना खुद का एक कहना चाहिए जीवन जीने का फ्लेवर है, और वो यहाँ पर दिखता है। बनारस या वाराणसी हम जिसे कहते हैं, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो है ये लर्निंग का भी इम्पोर्टेंट सेंटर था। तो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर। काशी के बाद बात करते हैं कौशाला की, कौशाला एज इन श्रावस्ती। और अगर आज की बात करें तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो है रीजन यहाँ पर आता है, श्रावस्ती उसकी कैपिटल थी। अयोध्या ऑन द सरयू, दिस होल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो ये वहाँ पर आता है, और ये कौशाला was there। तो अयोध्या कहाँ आता है, अयोध्या कौशाला में आता था, अयोध्या जो है वो कौशाला में आता था। उसके बाद मगध, राजगृह और गिरिव्रज, जो गिरिव्रज जो है इनकी इसकी कैपिटल, और ये जो है पटना, और बेसिकली गंगा और सोन नदी का जो संगम है उसके आसपास ये महाजनपद जो है ये डेवलप हुई। एंड इट डिड नॉट फॉलो द वर्णा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा वो बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट दिखेगा, जैनिज़्म का इम्पैक्ट दिखेगा, और इवन द फर्स्ट शूद्र डायनेस्टी वो भी आपको मगध में ही दिखेगी। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा जो है वर्ण व्यवस्था को या वर्णा सिस्टम को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता था।
किसी भी महाजनपद के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की हम बात करें तो हम देखेंगे इकोनॉमी, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमें इंडिया की एक डेफिनेट पॉलिटिकल हिस्ट्री मिलती है, यहीं से हमें कॉन्टिन्यूटी मिलती है कि कैसे जो मगध में जो डायनेस्टिक किया, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यही वो जनपद है जहां से हमें इंडिया में एक डेफिनेट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जो है वो शुरुआत होती हुई दिखती है। अगर इन चीज़ों की बात करें तो अर्बन सेटलमेंट्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दैट दिस पीरियड ऑफ महाजनपद, this period of Mahajanpad was the second phase of urbanization. This period of Mahajanpad was the second phase of urbanization, and that's quite visible out here. और ये जो है गिल्ड्स बन रहे थे, यहाँ पर जो ट्रेड थे वो मतलब हेरिडिटरी, ग्रेजुअली जो है वो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो हेरिडिटरी प्रैक्टिस बनता जा रहा था। और जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थे, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे, वहाँ जो है शहर बसना शुरू हो गए, वहाँ जो है शहर बसना शुरू हो गए। जो ट्रेड है वो निष्का और सतमना यहाँ से, लेकिन इसका कुछ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन आयरन का बहुत एक्सटेंसिव यूज रहा महाजनपद के पीरियड में। महाजनपद के पीरियड में आयरन का यूजेज, और यही वो रीजन था कि मगध भी ग्रो करा, और यही वो रीजन था कि जो एक दौर में वो सप्त सिंधु और ईस्टर्न हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, सो आप ये कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो पावर सेंटर था वो कहाँ हो जाता है? वो पावर सेंटर था सप्त सिंधु का रीजन। लेटर वैदिक पीरियड में जो पावर सेंटर है वो हरियाणा वेस्टर्न यूपी की तरफ आता है, और इस टाइम पीरियड में जो पावर सेंटर है वो ईस्टर्न यूपी और बिहार पहुंच जाता है। क्यों? जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जिसके पास देखो, जिसके पास फूड सेल्फ सफिशिएंसी है, जो खाने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं है, जिसको अपना खाना मिल रहा है, वो शक्तिशाली है। मगध के पास था, मगध के पास एक खाना का जो उसका खाने का यूज था वो सिर्फ इस पे नहीं था कि वो कितना कहना चाहिए कि मतलब वो सेल्फ सफिशिएंसी, वो उनके पास इतना खाना था कि वो एक बहुत बड़ी आर्मी को सैलरी पे मेंटेन कर सकते थे, खिलाते पिलाते जो है एक बड़ी आर्मी मेंटेन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी को डेवलप करने में, इस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर को आसान बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल रहा, वो रोल रहा किसका? वो रोल रहा आयरन का। उसके अलावा अगर देखें तो मेजर क्रॉप्स आपको जो यहाँ पर दिखती हैं, दैट इज योर पैडी, बार्ले, कॉटन, पल्सेस, ये चीज़ें जो थी, और इन्हीं का जो है ये खाने के भी काम आ रही थी और इन्हीं का ट्रेड भी हो रहा था। फाइन। जो बहुत वेल्दी पीजेंट्स होते थे, मतलब जो बड़े किसान होते थे, आज के टाइम पे हम जिन्हें लार्ज फार्मर्स कहते हैं, अंग्रेजों के टाइम पे जिन्हें जमींदार कहा गया, देखो सिमिलैरिटी है, नाम बदलते गए, थोड़े बहुत सिस्टम बदलते गए, लेकिन वही चीज़ें आज तक चली आ रही हैं। आप में से जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल होगा वो मगध के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं बिफोर कमिंग टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वहीं से ग्रेजुअली चीज़ें जो है वो डिराइव हुई हैं। फाइन। वेल्दी पीजेंट्स जो होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। अब देखो यहाँ जो पति शब्द है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको लेके कभी कभी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, कि जैसे अभी हो गई थी कुछ समय पहले, कुछ पिछले साल हुई थी, किसी लीडर ने जो है राष्ट्रपति, क्योंकि अब फीमेल महिला राष्ट्रपति हैं तो वो बड़ा उन्होंने, देखिए पति का जो शाब्दिक अर्थ है, द लिटरल मीनिंग, और लेट्स से द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड पति, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड पति इज ओनर और कस्टोडियन। इसका मतलब ये होता है मालिक से है, कस्टोडियन से, जिसके पास कस्टडी हो उसे पति कहते हैं। तो गृहपति मतलब यस, यहाँ वो किसी चीज़ का कस्टोडियन होगा, यहाँ किसी न किसी चीज़ का जो है उसका कंट्रोल में होगी, और वो क्योंकि लार्जर पीजेंट की कैटेगरी में आ रहा था तो हम उसको इस तरीके से देखते हैं। फिर सोसाइटी की बात करें तो 3 तरीके के जो है वो गांव हमें यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखे, ग्रेजुअली अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़े, और जहाँ पर वो जगह जहाँ पर जो अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज़ जो है वो साथ में रहती थी,
एक तरीके का वो था, और वो दैट वाज हेडेड बाय भोजका। मतलब यहाँ पर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, अलग अलग उसके लोग जो हैं वो अलग अलग उसमें मतलब साथ में जो है वो रह रहे थे। एक गांव जो है विच वाज द सेकेंड कैटेगरी वाज द लिंक बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल यू नो villages, urban and the rural centers, I'm sorry, and that was where which was dominated by craftsmen। मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेटलमेंट जहाँ पर क्राफ्ट्समैन, तो जैसे कोई लोहे का कोई ब्लैकस्मिथ है, उसका एक उनका एक गांव होगा, कोई पॉटरी का काम करता है तो उनका एक गांव होगा। इस तरीके से ये गांव बटे हुए थे, मतलब क्राफ्ट्समैनशिप के बेसिस पे, क्राफ्ट के बेसिस पे जो है ये गांव बसे हुए थे, और यही जो गांव है ये लिंक क्रिएट कर रहे थे बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। फाइन। और एक गांव जो मेन सेटलमेंट से बाहर की तरफ होते थे, जहां पर जो हंटर्स फाउलर्स ऐसे लोग जो हैं, मतलब जो सबसे कहना चाहिए कि डाउनग्रेडेड और अंडर डेवलप्ड या जो बैकवर्ड रीजन होता था, वो तीसरी कैटेगरी। तो ऐसे तीन कैटेगरी के जो है इन्होंने जो है वो करे थे। मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है हमें यहाँ पर मिली, और किसी भी एम्पायर की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या किसी भी हम सिस्टम के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये समझना होगा कि ये जो सिस्टम या ये जो हम बात कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है विदाउट रिटन रिकॉर्ड्स। हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और क्योंकि टैक्सेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, टैक्सेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए दे वर स्पेशल बुक कीपर्स फॉर दैट। एंड नो डाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो खैर समाज में एग्जिस्ट कर ही रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें इन जनरल, जो महाजनपद में हमें देखने को मिलता है, तो जातक कथाओं से जो है हमें ये पता चलता है कि लैंड ग्रांट्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, और लैंड ग्रांट्स वर ग्रांटेड इन फेवर ऑफ रिलीजियस लीडर्स। जो हम आगे चल के इसको अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे। जैसे एक प्रथा थी जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। सो ब्रह्मदेय साउथ में आपको ज़्यादा देखने को मिलता था, और ब्रह्मदेय में क्या होता था कि जो गांव है वो गांव ब्राह्मण को जो है वो गांव दिया जाता था और उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो लैंड ग्रांट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था रिलीजियस एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करने का। और वो चीज़ जो पिछले 3000 सालों से, लगभग 3000 सालों से इंडिया के हिस्ट्री में कांस्टेंट रही है, वो ये रही है, यहां से उसकी शुरुआत होती है, और आज के दौर में भी वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और रादर इन द फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यस, in past 3000 years the only thing that has been constant in Indian history is bureaucracy। यहाँ आपने उन्हें क्या कह दिया, यहाँ आपने उन्हें महामतराज कह दिया या महामंत्री कह दिया, सेनाध्यक्ष कह दिया, आगे चल के आप कहीं पर उसे अमत्या कहेंगे, कहीं उसे आप महामत्या कहेंगे, और कहीं आप उसे परसापा कहेंगे, महापरसापा कहेंगे। उसके बाद जो है प्रतिहार कहेंगे, कहीं पर जो है उन्हें अष्टप्रधान कह देंगे, कहीं पर जो है उन्हें महामंत्री कह देंगे, कहीं पर जो है उन्हें नवरत्न कह देंगे, कहीं पर मनसबदार कहलाएंगे, कहीं पर जो है वो इक्तादार कहलाएंगे, कहीं पर वो जो है ज़मींदार तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं पर जो है वो जागीरदार, यस, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा उन्होंने। उसके बाद वो कहलाए इंडियन सिविल सर्वेंट्स, ICS ऑफिसर्स कहलाए, और अब वो कहलाते हैं IAS ऑफिसर्स। यस, यही वो लोग हैं जो पिछले 3000 सालों से कॉन्स्टेंटली बैठे हुए इंडिया पे। बाकी सब आए गए, शासन चले गए, बने, अपने पीक पर पहुंचे, डिस्ट्रॉय हो गए, डिक्लाइन हो गए, लेकिन कोई चीज डिक्लाइन नहीं हुई इस देश से, तो वो है ब्यूरोक्रेसी। किसी भी टाइम पे देखिए, बगैर ब्यूरोक्रेसी के कोई चल ही नहीं पाया, ना तब मगध एम्पायर चल पाया था, ना आज इंडियन यूनियन चल पाएगा। दिस इज अ रियलिटी। आयुक्ता के नाम से जाने गए, तो अलग अलग समय पे इनके नाम अलग अलग थे, लेकिन हाँ ये एक फैक्ट है कि पिछले 2,500 से 3,000 सालों में कोई चीज़ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो है वो कॉमन रही है, एंड दैट इज
ब्यूरोक्रेसी दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, और ग्रामीणी और ग्रामिका जो विलेज हेडमैन था वहाँ से जो है स्टार्ट होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे उनको अलग अलग नाम दिएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ की जो शुरुआत होती है, दैट यहाँ पर हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ हैविंग अ परमानेंट आर्मी। मगध इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहा था क्योंकि मगध के पास रिसोर्सेज ऐसे थे, मगध के पास रिसोर्सेज ऐसे थे कि वो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहा था। तो ये मगध की ही बात करते हैं। अगर हम देखें मगध के, तो 5th सेंचुरी बीसी, 5th सेंचुरी बीसी के आसपास ये मगध का जो रीजन है यही जो है मेजर एक वो था। उसके अलावा जो है काशी, कौशाला, मगध और वज्जी, अवंतिका भी जो है, ये 4-5 ही ऐसी कहना चाहिए कि जो महाजनपद थी जो डोमिनेंट रह जाती हैं और ये आपस में लड़ती हैं। ये आपस में लड़ती हैं करीब 100 साल, और अल्टीमेटली मगध बिकेम द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अल्टीमेटली क्या होता है, मगध बिकेम द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। इन सब के लड़ाई के बाद इमर्ज कौन होता है, मगध। अब मगध कैसे इतना पावरफुल हो गया? सबसे पहली चीज ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आप मगध की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, ओके, अगर आप मगध की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, मैंने आपको अभी भी बताया, एक तो झारखंड और ये वाला जो रीजन था, जंगल वाला जो रीजन था, यहाँ से आयरन ओर मिल रहा था, यहाँ से टिम्बर मिल रहा था, यहाँ से एनिमल्स मिल रहे थे, हाथी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा एलिफेंट्स का वॉरफेयर में। सो वो, उसके अलावा जो मगध का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौटिल्य के, आगे चल के हम देखते हैं कि वो कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस रहेगा। लेकिन उससे पहले भी जो दूसरी डायनेस्टीज आई मगध में, वो भी जो है उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रांग था, स्टैंडिंग आर्मी थी। उसके इसीलिए उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनती है, स्टैंडिंग आर्मी बहुत बड़ी होती थी। मतलब आप ये समझिए कि आगे चल के हम देखेंगे ग्रीक्स आएंगे, और ग्रीक्स धननंदा की आर्मी थी जिसकी खबर सुन के अलेक्जेंडर की आर्मी ने मना कर दिया था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। थके हुए थे वो, अपनी एक अलग थ्योरी है, ग्रीक्स की हिस्ट्री सुनेंगे तो वो एक अलग कहानी कहते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो धननंदा की आर्मी थी, इट वाज सेड दैट ही वाज हैविंग 2 लाख सोल्जर्स, ही वाज हैविंग मोर देन 30,000 जो है चैरियट्स थे। उसके पास जो है हाथियों की तो इतनी बड़ी फौज थी कि पूछो मत, और हाथी ही दौड़ा देता था तो सामने वाला कुछ नहीं बचता था। तो बहुत बड़ी एक 30,000 घुड़सवार थे, 20 लाख 2 लाख के आसपास जो है उसके पास इन्फेंट्री थी। तो धननंदा की आर्मी बहुत बड़ी थी, और ये मिलिट्री स्ट्रेंथ मेंटेन करना ये हमेशा से मगध की एक स्पेशलिटी रही। क्योंकि मगध आप ये कह सकते हो कि मगध आर्मी में जो है इट वाज वेल पेड, मगध आर्मी में इट वाज, मतलब कहानी अच्छी चल रही थी। सो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, स्टैंडिंग आर्मी थी। देयर आफ्टर डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस, मगध ने सिर्फ अपने आप को डेवलप करने के लिए, मगध ने अपने, देखो इस पूरे टाइम पर, और ये मगध की बात नहीं है, ये मुगल्स तक चलेगा। यहां से एक प्रोसेस शुरू होगा और वो मुगल्स तक चलेगा कि कॉन्क्वर करने के 2 तरीके होते थे। एक तो कॉन्क्वेस्ट या एक्सपेंशन करने के 2 तरीके होते थे। पहला क्या, पहला एक्सपेंशन कैसे होता था, एक्सपेंशन बाय कॉन्क्वेस्ट। एक्सपेंशन बाय कॉन्क्वेस्ट जब हम कहते हैं, मतलब सामने वाले पे अटैक करो और उसके राज्य को हड़प लो, सामने वाले पे अटैक करो और उसके राज्य को हड़प लो। और दूसरा तरीका था एक्सपेंशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। यही 2 तरीके हैं जिससे जो है एक्सपेंशन आपको होता हुआ दिखेगा। यही वो 2 तरीके हैं जिससे आपको लार्जली एक्सपेंशन होता दिखेगा। और ये मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश करने के लिए, यू रिक्वायर अ गुड
डिप्लोमेसी, और ये मगध के पास थी, तो दे वर गुड इन मेकिंग अलायंसेज एंड दिस। उसके अलावा कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि मगध थोड़ा सा ब्रॉडन अप था, सोच के हिसाब से बात करें एकोमोडेटिव था। दोनों जो मेजर रिलीजन्स इस टाइम पे ग्रो करे वो आपको मगध में ही फ्लरिश करते हुए दिखेंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म। मगध में इतना रिजिडिटी नहीं थी समाज को लेके, मगध में जो है बुद्धिस्ट रूल भी दिखेगा, मगध में आपको जैन रूलर्स भी मिलेंगे, मगध में आपको शूद्र रूलर भी मिलेंगे, जिनके बारे में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, लेकिन ओवरऑल हम जो एक लार्जर वोट है अगर उसके उसके अकॉर्डिंग जाए तो यस ये हमको देखने को मिलेगा। एंड देन ऑफ कोर्स ट्रेड रूट पे था, नदियाँ थी, नेविगेबल रूट था, रिसोर्सेज अच्छे थे, एग्रीकल्चर अच्छा था, और एग्रीकल्चर अच्छा था तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एग्जिस्ट करती थी। फाइन, इकोनॉमिक पॉज पॉज करना। अब बात करते हैं मगध एम्पायर में, मतलब जो पॉलिटिकल या जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या चेंजेस आए, उसमें कौन किसने कब रूल किया। अब इसकी बात करते हैं। तो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो मौर्यंस, जो मेनली जब हम मगध की बात करते हैं तो मौर्यंस की बात करते हैं, हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करते हैं। लेकिन मौर्यन से पहले 3 डायनेस्टीज और थीं जिन्होंने मगध के ऊपर शासन किया, मगध के ऊपर रूल करने वाली। द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध वाज द हर्यंका डायनेस्टी। द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध वाज हर्यंका डायनेस्टी। बिंबिसारा से उसकी शुरुआत हुई, उसके बाद बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, फिर उदयन को हटा के जो है उदयन के बाद जो है हमें शिशुनाग डायनेस्टी और फिर नंदाज जो है हमें दिखते हैं। हर्यंका डायनेस्टी की सबसे पहले हम बात करें तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो पहली डायनेस्टी जिसने मगध के ऊपर रूल किया, पहली डायनेस्टी जिसने मगध के ऊपर शासन किया, इट वाज दी हर्यंका डायनेस्टी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, बीच बीच में भी बताया कि भाई साहब ये जो मगध एम्पायर है यहाँ पर जो टिपिकल ब्राह्मणिकल या जो टिपिकल रिजिड सोशल स्ट्रक्चर था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। उसका एक रीज़न यहाँ पर आपको दिखता है, दैट ही वाज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। जो बिंबिसारा था, बिंबिसारा की जो पहली मतलब जो पहला रूलर था या जो पहली डायनेस्टी थी जिसने रूल किया मगध के ऊपर, एंड दैट वाज हर्यंका। और हर्यंका में इट वाज बिंबिसारा जो पहला प्रोमिनेंट रूलर बना, एंड ही वाज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि जो डोमिनेशन है, जो टिपिकल कास्ट डोमिनेशन है, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है, वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। फिर इनकी कैपिटल क्या थी? राजगृह। राजगृह ऑल्सो नोन एज एंड राजगृह जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है ये कैपिटल रहेगी। अभी पाटलिपुत्र का कोई एग्जिस्टेंस नहीं आता है, पाटलिपुत्र का कोई एग्जिस्टेंस हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। ही ऑल्सो मतलब ये जो है बिंबिसारा वॉज ऑल्सो नोन एज सेनिया। सेनिया मीन्स वन हु वाज हैविंग एन आर्मी। ठीक है, इसकी अगर डोमिनेशन की बात करें तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया 2 तरीके थे जिससे शासन को जो है जिससे एक्सपेंशन किया जाता था। पहला था एक्सपेंशन बाय कॉन्क्वेस्ट और दूसरा था एक्सपेंशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। तो जिसको जिसके हाथ जो लग जाता था वो जो है करता था। सो डायनेस्टिक मैरिजेस जो है ये इसने इस्टेब्लिश किया। बिंबिसार ने जो है कौशाला और वज्जी के रूलर्स के साथ, कौशाला और वज्जी के साथ इसने मैट्रिमोनियल अलायंस किए। एक जो चीज़ जो उस समय पे प्रैक्टिस होती थी, एंड दैट वाज पॉलीगैमी। पॉलीगैमी हैविंग मल्टीपल वाइफ्स।
Polygamy was not practiced among the common man, but polygamy was practiced in the रॉयल्स। जो रॉयल्स होते थे, जो रॉयल फैमिली होती थी, जो नोबल फैमिली होती थी, वहां पर क्या होता था, दिस वॉज प्रैक्टिस। तो ये इन्होंने किया। उसके अलावा अवंती का जो रूलर था प्रद्योत, प्रद्योत के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले प्रद्योत का जिक्र किया। तो पहले अवंती और जो है ये लड़ रहे थे, लेकिन इसने बोला ठीक है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। उसे जब ये पता चला किसे, बिंबिसारा को, कि प्रद्योत की तबीयत खराब है, तो वो अपना जो है जो कहना चाहिए कि ही सेंड्स हिज फिजिशियन को, वो अवंती भेजता है उनको ठीक करने के लिए, ठीक भी हो जाता है। और यहाँ से जो है इनकी एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एक अच्छा अलायंस जो है अवंती और मगध में इस्टेब्लिश होता है। सो हर्यंका डायनेस्टी का जो रूल था, इट वाज फ्रॉम 542 टू 437 बीसी। उसमें एक मेजर समय जो है बिंबिसारा का, तो बिंबिसारा ने फाउंडेशन को, न सिर्फ फाउंडेशन रखा, न सिर्फ नींव रखी इसकी हर्यंका डायनेस्टी की या मगध एम्पायर की एज अ होल, बल्कि उसको मजबूती भी दी। उसके बाद आ जाता है अजातशत्रु। अब ये जो भाई साहब हैं अजातशत्रु, ये मगध का राजा बनने के लिए ये अपने पिता को मार देते हैं। मतलब सत्ता का लोभ जो है ना ये, और आगे चल के इनका बेटा इन्हें मारेगा। तो खैर, और यू नो दिस वन, यस। तो ये क्या करता है, ये अपने पिता का, बिंबिसारा का जो है ये मर्डर करता है। किल्ड हिज फादर टू बिकम द रूलर ऑफ मगध। और यहां से ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑप्ट करता है। ये एक्सपेंशन बाय कॉन्क्वेस्ट, बेसिकली एक्सपेंशन बाय कॉन्क्वेस्ट की जो है पॉलिसी ऑप्ट करता है। और ये जो भी कौशाला, वैशाली, वज्जी, जो भी आसपास के रूलर्स, जितने भी एम्पायर्स थे, उनको ये क्या करता है, उनको ये ख़त्म करता है, उनको ये डिफीट करके मगध में मिला लेता है। ही वॉज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। और ये अजातशत्रु के बाद उदयन देखो, बिंबिसारा को मार के अजातशत्रु और अजातशत्रु को मार के उदयन ये शासक बनता है, ये रूलर बनता है। एंड ही रूल्ड फ्रॉम 460 टू 444 बीसी। 460 टू 444 बीसी ये इसका रूल रहता है। किसका? उदयन का। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, एंड दैट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्र। ये क्या करता है, अपनी कैपिटल को मूव करता है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन। गंगा और सोन नदी के संगम पे जो है ये अपनी कैपिटल को, अपने अपने पोजीशन को मूव करता है और पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाता है। और जो लास्ट रूलर था, ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट रूलर था किसका, इसका हर्यंका डायनेस्टी का, दैट वाज नागदशका। और नागदशका को उसी का वाइसरॉय शिशुनाग जो है, शिशुनागा जो है उसको हराता है, उसको हटाता है। और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और ये पूरे टाइम यही चलेगा, ये मुगलों तक चलेगा, ये अंग्रेजों तक चलेगा। राजा कमजोर हुआ, नोबल, मतलब पूरा ये कहानी जो है ना, ये जो पूरी कहानी है, ये इट इज द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द नोबिलिटी एंड द रूलिंग क्लास। कहीं नोबिलिटी कमजोर हुई तो राजा ऊपर चला गया, जब राजा कमजोर हुआ तो नोबिलिटी में से कोई आके राजा बन जाता है। ये आपको हर जगह मिलेगा, कॉमन कैरेक्टर्स। दिल्ली सल्तनत में तो इतना मिलेगा कि मतलब जिसकी हदें नहीं है। बलबन कमजोर हुआ, बलबन के बाद बलबन के जो सक्सेसर्स थे वो वीक हुए, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन सॉरी खिलजी, उसके बाद जो है खिलजीज कमजोर हुए तो तुगलक्स, वो नोबल्स थे। तुगलक्स कमजोर हुए तो लोदीज, वो नोबल्स थे। सैयद के बाद लोदीज, वो नोबल्स थे। हर जगह मुगल्स डोमिनेट कर रहे थे तो नोबल सप्रेस थे। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह फर्स्ट जो है, या औरंगजेब की डेथ के बाद हम देखते हैं कि सैयद ब्रदर्स जो है वो डोमिनेशन करने लगते हैं। गुप्ताज विल बी लीडिंग, और जैसे ही गुप्ता एम्पायर नीचे जाएगा, हर्षा का एम्पायर जो है होगा। फिर क्या होगा, जैसे आप राजपुताना में देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो डोमिनेट करेंगे। जैसे ही वो कमजोर हो गए तो उनके जितने फ्यूडेटरीज थे वो ऊपर उठ जाएंगे।
तो ये कहानी तो चलेगी, यही कहानी चलेगी एक्चुअली, कि कहाँ जो है कब नोबिलिटी डोमिनेट करेगी, कब रूलिंग क्लास डोमिनेट करेगी, यही पूरी इसकी एक्सक्यूज मी, यही कहानी है। शिशुनाग डायनेस्टी की अगर हम बात करें, विच रूल फ्रॉम 437 टू 367 बीसी टाइम पीरियड, याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं रह जाए कोई बात नहीं, प्रेफरेबल है कि आप याद कर लें। सो जो शिशुनाग डायनेस्टी है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने और फर्दर एक्सपेंशन किया शिशुनागा ने, किसका, मगध का, और अवंती तक जो है अपने साम्राज्य में इंक्लूड कर लिया। और यहाँ पर जो शिशुनाग और उसका बेटा काल अशोक, ये अशोक नहीं है, ये काल अशोक अलग है, अशोक जो है वो मौर्य एम्पायर में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो है, तो पहले शिशुनाग और काल अशोक, ये दोनों जो है खेल रहे थे। ये खेल रहे थे क्या, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। तो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल के लिए वो मोहम्मद बिन तुगलक ही जिम्मेदार नहीं है, पहले भी हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स हुआ था, किसी ने किसी कोई कभी वैशाली से रूल कर रहे थे, कभी जो है पाटलिपुत्र से रूल कर रहे थे। तो ये यहाँ पर इस ड्यूरेशन में शिशुनाग और काल अशोक में ये बहुत हुआ। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जैनिज्म और बुद्धिज्म में हम इनको इन डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, विच वॉज 100 years आफ्टर दी पासिंग अवे ऑफ गौतम बुद्धा, वो कन्वी होती है वैशाली में, और उसे काल अशोक जो है वो होस्ट करता है, या काल अशोक जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाता है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। फिर आते हैं भाई साहब, ये सबसे खतरनाक डायनेस्टी उस टाइम पे, क्योंकि इनकी आर्मी का नाम सुन के तो अलेक्जेंडर की आर्मी भी भाग गई, इनकी आर्मी का नाम सुन के तो अलेक्जेंडर की आर्मी भी भाग गई। एंड दैट वाज नंदा डायनेस्टी हु रूल्ड फ्रॉम 345 टू 322 बीसी। और मैंने आपको पहले कई बार बताया क्या, कि मगध का कैरेक्टर ये था कि यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर सिर्फ क्षत्रिय रूल नहीं था, यहाँ पर वो वर्ण सिस्टम नहीं था, यहाँ पर वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर नहीं था, कभी बुद्धिस्ट हमको दिखेंगे। और यहाँ पर जो है महापद्मनंदा, हु वाज फ्रॉम अ शूद्र लीनिएज, माना ही जाता है कि इनके जो पिता थे वो ब्राह्मण थे, या इनकी माँ जो थी वो शूद्र थी, जो भी, या क्षत्रिय पिता थे। मतलब इसके ऊपर मल्टीपल थ्योरीज हैं, हम उन थ्योरीज में जो है नहीं जाते, लेकिन यस, दिस इज फॉर श्योर दैट ही वाज फ्रॉम अ शूद्र लीनिएज। ये अलग अलग सोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रीक सोर्सेज से भी इसके बारे में पता चलता है, हमें जो है जो जैन और बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं उससे भी इसके बारे में पता चलता है। सो महापद्मनंदा जो है वो क्या करता है, ही फाउंडेड दिस नंदा डायनेस्टी, और ये अब मगध के ऊपर शासन करती है, ये अब मगध के ऊपर रूल करती है ना। दिस यू कैन सी द नंदा एम्पायर इन 323 बीसी। एंड टू दिस, ब्यास नदी से लेके बे ऑफ बंगाल तक, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपको अगर वैसे याद ना रहे कि कितना बड़ा था, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे रीजन पे नंदास का जो है कंट्रोल था। इसको जो है क्षत्रिय अंतका, पुराणों में इसको जो नंदाज हैं उनको जो है क्षत्रिय अंतका भी कहा गया। क्षत्रिय अंतका मतलब जिसने क्षत्रियों का अंत किया हो, क्षत्रिय अंतका। और उस समय के बहुत सारे जो छोटे बड़े शासक थे, जो छोटे बड़े किंग्स थे, उसका अंत इसने किया, चाहे वो इक्ष्वाकु हो, पंचाला हो, काशी हो, इनमें से मैथिली हो, शूरसेना हो, मतलब जो भी छोटे बड़े क्लैंस उस समय पे डेवलप हो रहे थे, जो भी छोटे बड़े क्लैंस वहाँ पर बन रहे थे, इन सब का अंत, इन सब को एंड किया। ही वॉज समवन जिसने क्योंकि एक एनिमिटी थी इसके अंदर, एक चीज थी कि ये चाहे ये हो, चाहे आगे चल के हम धननंदा देखेंगे, इन दोनों में एक एनिमिटी थी टुवर्ड्स द अपर क्लास, और ये इनके पतन का कारण बना। महान राजा कौन, किसी राजा की ग्रेटनेस को मेजर करने का, किसी राजा की महानता को मेजर करने का पैमाना क्या होना चाहिए? सिर्फ एक, कि उसकी प्रजा के साथ उसका संबंध कैसा है, या how the subjects remember the king. Let's say at that point of time we are talking of ancient Indian history. We are talking about 2600 years from now, 2300 years from now. Now in this 2.5 millennium
before 2.5 millennium, what was the measure to see that whether a king is good or not? There are multiple. If you see, you can go by the extent of empire. Even then also he had a huge empire. But when it comes to how to position a king, how to characterize a king, the question is that the king is someone who is how the subjects, उसकी जो प्रजा है, how they look over him. That is an important point to understand. प्रजा उसे कैसे याद रखती है, या प्रजा के साथ उसका एटीट्यूड कैसा है. यहाँ इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था, क्योंकि इनके दिल में नफरत थी. इनको बार बार लगता था हम शूद्र लीनिएज के हैं, और इनको क्षत्रिय अंत का इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने परसिक्यूशन शुरू कर दिया. चिढ़ थी प्रजा से, हैवी टैक्सेशन लगा दिया. ठीक है. और अगर इसके रिलीजियस लीनियस की बात करें तो एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये थी कि इस दौर में सबको रिलीजियस टॉलरेंट, रिलीजियस एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस जो है वो अच्छे लेवल पे था. और यहाँ पर हमें दिखता है दैट ही हैड अ लीनियस टुवर्ड्स जैनिज्म. और नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ दिस वाज धननंदा. धननंदा, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी आर्मी का नाम सुन के ही अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया से आ रहा था, वो यहाँ तक आता है. और फिर जब उसकी आर्मी को पता चलता है कि नहीं, ये झेलम क्रॉस कर लेंगे और उसके बाद जो है एक और बहुत बड़ी आर्मी जो है हमको उससे लड़ना है, एक और आर्मी को जो है टैकल करना है, जैसे नो, वहाँ से अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ता है. और अलेक्जेंडर लेकिन वापस जाते वक्त कुछ करके जाता है. खैर वो हम आगे देखेंगे. लेकिन ओवरऑल भैया देखो, ये जो है ये टैक्स वैक्स ज़्यादा लगा रहे थे, ये परसिक्यूशन थे, ये जो है क्रूर शासक थे, इसलिए ये अनपॉपुलर थे. और यहीं पे किसी का जो है दिमाग खनकता है. बोलता है मैं बताता हूँ. एक शिक्षक, एक बुद्धिजीवी जो है वो इससे टकराता है और इसके शासन को ख़त्म करने का प्रण उठाता है. उसके बारे में हम आगे देखेंगे. और लेकिन हम मौर्यन एम्पायर की तरफ जाएं, और धननंदा के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का दौर आएगा. मैं जिनकी बात कर रहा था वो है कौटिल्य, चाणक्य हम जिन्हें कहते हैं. उसके बारे में आगे देखेंगे. लेकिन ये वो दौर था जब इंडिया के ऊपर इन्वेजन हुआ. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, आप लोगों में तो खैर नहीं होगा, आई बिलीव, कि अरब और टर्किश इन्वेजन नहीं. आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को अगर सही माना जाए, अगर आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को सही माना जाए तो पहला इन्वेजन आर्यंस, आर्यंस के बाद पर्शियंस, पर्शियंस के बाद ग्रीक्स, ग्रीक्स के बाद कौन आया, कुशान्स, ग्रीक्स के बाद हून्स, हून्स के बाद शाकास, शाकास के बाद कुशान्स, कुशान्स के बाद अरब, अरब के बाद टर्किश, टर्किश के बाद अफगान, एंड ऑफ कोर्स द ब्रिटिश. लेकिन अभी हम बात करेंगे पर्शियन इन्वेजन की. पर्शिया का जो इन्वेजन है, साइरस द फर्स्ट जो इंडिया पे आया, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन, ये हमने देखा कि अलेक्जेंडर भी आया. उस टाइम पे दो बड़े एम्पायर जो हैं वो दुनिया के इस पूरे, मतलब यूरोप से लेके एशिया तक की हम बात करें तो यहाँ पर दो बड़े एम्पायर जो हैं वो ग्रो कर रहे थे. एक था ग्रीक एम्पायर, एक था पर्शियन एम्पायर. इंडिया की तरफ पहले नज़र पर्शियन एम्पायर की पड़ती है. और ये भाई साहब जो दिख रहे हैं आपको फोटो में, साइरस, ये गंधारा की तरफ आते हैं. और जो भी रूलर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, एंड दे सबमिटेड टू हिम. ठीक है, कि दे विल पे ट्रिब्यूट. लेकिन उसके आगे जो एक्सपेंशन किया, साइरस के बाद जो एक्सपेंशन किया वो किया डेरियस वन ने. डेरियस वन जो है 522-486 ये यहाँ रहा. और ये जो है पंजाब, मतलब इंडस को क्रॉस करके, सिंधु नदी को क्रॉस करके ये पंजाब और सिंध और इस तरफ आप यहाँ देखो, ये देखो, ये सिंधु, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, मतलब दिस इज इंडिया पाकिस्तान. फाइन, ओके. सो दिस इज, ये पूरा रीजन, ये इंडस रिवर है. ओके, ये बैक्टीरिया आगे चल के देखेंगे. ये यहाँ तक जो है पर्शियन जो है ये इस पूरे रीजन को जो है कंट्रोल जो है ये कर रहे थे. ये पूरे रीजन को जो है कंट्रोल कर रहे थे. ये देख सकते हैं आप, बलूचिस्तान वाला हिस्सा, ये ईरान का हिस्सा, ये इधर से पंजाब सिंध की तरफ जो है ये एक्सपेंशन करते हैं. खैर, सो साइरस के बाद डेरियस वन, हिज ग्रैंडसन सक्सीडेड
और इंडस वैली के बियॉन्ड पंजाब और सिंध का एनेक्सेशन जो है वो करता है। फिर आते हैं ये भाई साहब, और इन भाई साहब की कहानी आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी। यस, ज़र्क्सीज। वो जो 300 मूवी में दिखा है ना पर्शियन रूलर, वो कुछ ऐसा, तो मतलब उसमें तो अलग ही डिस्क्रिप्शन था, लेकिन ये था वो जो पर्शियन सेना जो है वो उधर पहुंचती है वो ग्रीक्स के साथ, तो उसका कंसंट्रेशन, क्योंकि तब ग्रीक्स राइज कर रहे होते ना, तो ये जो पर्शियन रूलर था ये इंडिया की तरफ से अपना, ज़र्क्सीज जो है इंडिया की तरफ से अपना ध्यान हटाता है और ये जाता है उस तरफ ग्रीक्स से लड़ने। और इवन जो है वो अपने साथ इंडियन सोल्जर्स और इंडियन प्रोविंसेस से जो है सोल्जर्स और सारे वो हाथी वाथी सब ले जाता है। वहाँ पर वो द मूवी 300 फर्स्ट पार्ट, ये उसी वही वाला ज़र्क्सीज है। और ही हैड लाइक अ ह्यूज आर्मी, इट वाज लिटरली ह्यूज आर्मी। और पर्शियन एम्पायर जो है वो ग्रीक्स पे डोमिनेट करने लगते हैं। पर्शियन इन्वेजन का जो इन्वेजन, वो हमें इंटरेस्ट जो है इसमें नहीं है। 3 रूलर के नाम ध्यान रखने, साइरस, डेरियस वन और ज़र्क्सीज। हमारा जो, क्योंकि ज़र्क्सीज के बाद से पर्शियन का कंसंट्रेशन इंडिया में एक्सपेंशन का रहा ही नहीं, वो उस तरफ ग्रीक वाली साइड जो है, यूरोपियन साइड पे जो है एक्सपेंशन करने लगे। मींस ये इस तरफ एक्सपेंशन ना करके ये इस तरफ जो है एक्सपेंशन करने की इनका जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है, इनका जो है टाइम शुरू हो जाता है। खैर, हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि इंडिया के ऊपर पर्शियन इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे ट्रेड का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रेड के ऊपर नहीं होता, वैसे ही इन्वेजन का इम्पैक्ट सिर्फ इन्वेजन पे नहीं होता, इन्वेजन का इम्पैक्ट सिर्फ उस पर नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज समथिंग। सो यहाँ पर हमें इंडो ईरानियन कॉमर्स, जाहिर सी बात है, जब ये तो हुआ, लड़ाई झगड़ा, वॉर, एक्सपेंशन, जंगें तो अपनी जगह होती रही, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया, ट्रेड रूट डेवलप हो गया। तो इंडिया और पर्शिया के बीच एक बार ट्रेड रूट डेवलप हुआ, और यहाँ पर जो है हमें खारोष्टी या खारोस्थी ये स्क्रिप्ट डेवलप होती है। इंडो ईरानियन स्क्रिप्ट है, अरामिक स्क्रिप्ट जो है वहाँ पर आपको इसका दिखेगा। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वो गंधारा, कौशाला, वो पाकिस्तान जो आज के समय में पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर ये खारोष्टी स्क्रिप्ट उस समय जो है ये पॉपुलर हो जाती है। इवन हम देखते हैं कि जब अशोका का समय आएगा तो बहुत से अशोका के ऐसे एडिक्ट्स हैं जो कि खारोष्टी में लिखेगा। मतलब अशोका के टाइम भी ये था कि जहाँ जो लैंग्वेज प्रिवेल कर रही है अपना मैसेज उसमें पहुँचाओ। अशोका को आगे देखेंगे, लेकिन ये एक चीज़ हुई। उसके अलावा ईरानियन आइडियाज़ जो है वो इंडिया में आए, इंडियन आइडियाज़ जो है वो ईरान की तरफ गए। तो ये इन्वेजन अपनी जगह है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप होने लगी। और उसके बाद आता है अलेक्जेंडर द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसेडोनिया, और वो कहता है कि मैं बदला लूंगा किससे, पर्शियंस से, क्योंकि पर्शियंस ने ग्रीक्स को हराया था, ग्रीक्स को डोमिनेट कर रहे थे। और ये उस समय की दुनिया का हिस्सा। और ये जितना आप डार्क रीजन देख रहे हो ना यार, ये ग्रीस है ये। और ये जो है ना, ये यहाँ तक आप देखोगे तो ये मंगोलिया, बल्कि तिब्बत से भी ऊपर जो है तुर्को मंगोलियन रीजन तक ये जाता है। ये ईस्ट अफ्रीका है, ये अरब का, नॉर्दर्न अरब का रीजन है। नाउ यू कैन इमेजिन कि अलेक्जेंडर कर क्या रहा, अलेक्जेंडर ग्रेट है, कोई रीजन कह रहा था अलेक्जेंडर ग्रेट क्यों है यार। आज से करीब 2300-2400 साल पहले ये एक्सपेंशन करना, समवन हैज टू बी कॉल्ड द ग्रेट। मतलब इसमें कोई किसी की कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई इस लेवल का एक्सपेंशन कर रहा है ना तो डेफिनेटली दे विल बी कॉल्ड एज ग्रेट। दिस इज एविडेंट। सो अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, सो पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। अलेक्जेंडर, नो डाउट कि अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन आया वो लगभग 200 साल जो पर्शियन, क्योंकि पर्शियंस उधर चला गया, वहाँ से वो पर्शियंस को ख़त्म करता करता जो है वो यहाँ इंडिया तक आया। और यहाँ पर जब वो एंटर होता है तो अम्भी ऑफ तक्षशिला
और पोरस जो है, ये लड़ाई होती है, वो द फेमस सिकंदर एंड पोरस की लड़ाई दैट एक्चुअली हैपेंड। एंड यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई बहुत से लोगों की कि नॉर्थ वेस्टर्न, और हमेशा याद रखिएगा जितने इन्वेजन्स हुए, जितने इन्वेजन्स आप हिस्ट्री में देखेंगे, चाहे वो यहाँ देखें, चाहे अरब टर्किश इन्वेजन देखें, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, कोई हो, इन्वेजन तभी होगा जब नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर कमजोर होगा। इंडिया के ऊपर खैबर वाला रीजन जैसे कमजोर हुआ, इन्वेजन आया, चाहे वो बाबर आया हो, चाहे वो नादिर शाह आया हो, चाहे वो गजनवी आया हो, चाहे वो गौरी आया हो, कोई भी आया हो, सिर्फ जैसे ही खैबर जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है इंडिया का, वो जैसे ही कमजोर होता है, चाहे पर्शियंस आए, जैसे ही नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कमजोर होगा, नॉर्थ वेस्टर्न डिफेंस आपका कमजोर होगा, वैसे ही इन्वेजन होगा। ये होना तय था, क्योंकि इंडिया इस तरफ बहुत कुछ एग्जिस्ट करता था। सो होता क्या है, ये इन्वेजन होता क्यों है? अलेक्जेंडर जब जब उसका रूलर बनता है मैसिडोनिया का, उसके फादर फिलिप, उसके फादर का नाम था, फिलिप की डेथ के बाद जो है वो रूलर बनता है, और बड़ी फेमस एक बैटल है वर्ल्ड हिस्ट्री में, एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री में आती है, एंड दैट वाज द बैटल ऑफ आर्बेला। And this Battle of Arbela fought in 330 BC between Darius III and Alexander was a very decisive battle in the history of ancient world, क्योंकि यहाँ से जो पर्शियन डोमिनेंस है, अब तक पर्शियन 200-250 साल का पर्शियन डोमिनेंस जो है वो गिरता है, और द राइज ऑफ द ग्रीक एम्पायर। फाइन। और अलेक्जेंडर बोलता नहीं, बड़े चलो, ईस्ट की तरफ है और आगे जाएंगे, जहां तक ये पर्शियंस दिख रहे हैं वहां तक जाएंगे, एक एक पर्शियन को जो है चुन चुन के मारेंगे, समथिंग लाइक दैट। और नो डाउट अलेक्जेंडर वाज अट्रैक्टेड, भाई इंडिया के पास सबसे जो वैल्यूएबल वेल्थ थी, सबसे जो कहना चाहिए कि कीमती सामान था, वो यहाँ का लैंड था, वो यहाँ की फर्टाइल ज़मीन थी, जो आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन कल्टिवेबल लैंड में से एक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लैंड है, तो वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था। और तब दुनिया गोल थी, उनको लगता था कि वो जो ग्रीस की तरफ से या जो स्पेन की तरफ से समुंदर शुरू हुआ है वो इधर आके इंडिया में मिलता था, मतलब उनको लगता था ये दो ही हदें हैं, और वहां से उसको वो ईस्ट की तरफ बढ़ना चाहता था, वो बढ़ता गया, एंड देन हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करता है, लोकल ट्राइब्स को डिफीट करता है, एंड यू कैन सी दैट दिस इज हियर ही मेट पोरस। अलेक्जेंडर की फोर्सेस आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ घूमती घूमती हुई जो है। बैटल ऑफ हिडिस्पस, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच। हिडिस्पस जो है ग्रीक में झेलम को कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखो जरा कौन सी, ये जो 7 नदियां हैं, 6 नदियां हैं, इस टाइम पे 6 थी। सप्त सिंधु एंशियंट टाइम पे नदियों का नाम क्या था, मॉडर्न डे नाम क्या है, और ग्रीक्स इन नदियों को क्या कहते थे? सिंधु, मॉडर्न डे नाम बता देता हूं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, और एंशियंट टाइम पे सरस्वती। यहाँ पर सरस्वती नहीं है, ये 5-6 नदियां हैं, पंजाब की 5 और एक 6 नदियां हैं, और इन 6 नदियों को ग्रीक ने किस नाम से जाना? मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। और इनके बीच लड़ाई होती है, और पोरस फॉट, पोरस लड़ा अच्छे से लेकिन हार जाता है। अब इसके बाद जो है मल्टीपल थ्योरीज हैं कि कोई कहता है कि पोरस जो है सरेंडर कर जाता है, कोई कहता है कि नहीं, पोरस ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन पोरस ने जो है वो he fought so valiantly, he fought so courageously that Alexander was impressed. And when Alexander was returning, when he was going, he returned the empire of this Porus बैक टू हिम। अब ये क्वेश्चनेबल है कि क्या उसने सुधरा, मतलब क्या उसने वो सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करी, नहीं करी, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन आउट हियर, एंड दिस इज व्हाट द बैटल ऑफ हिडिस्पस इज। और अब वो हिडिस्पस क्रॉस करके या झेलम क्रॉस करके जो है वो ब्यास नदी के किनारे तक अलेक्जेंडर की जो है सेना आ जाती है, लेकिन वहां से जो है
यार वो सोल्जर्स पे भी रहम खाओ यार, वो मैसिडोनिया से मैसिडोनिया से जो है वो लड़ते हुए आ रहे हैं, पर्शियंस को हराया, इतना बड़ा ट्राइब का रीजन जो है कैप्चर किया, हिडिस्पस में झेलम पे अच्छी खासी उनको रेजिस्टेंस देखने को मिली। लेकिन कहा यह जाता है कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब उनको पता चला कि ब्यास को पार करके after crossing Byas River, what we'll found is the huge army of Dhananda. They said no. So Dhananda was bad. You want to say him bad? That's your choice. He was brutal. Yes, he was brutal. He was not good to his subjects. Yes, he was not good to his subjects. He was following the policy of persecution. Yes, he was following the policy of persecution. But you cannot deny the fact that it was because of Dhananda's army that Alexander could not march eastwards. Alexander को वापस जाना होता है और मतलब मैं यहाँ तक आना चाहता हूँ, मतलब अलेक्जेंडर यहाँ था, वो यहाँ से उधर जाना चाहता था, वो यहाँ से यहीं तक पहुँचा था लेट्स से, और यहाँ पर अलेक्जेंडर खाली हाथ, आधी दुनिया पर जिसने कब्जा किया वो खाली हाथ चला जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। अलेक्जेंडर क्या चाहता था? अलेक्जेंडर सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 1 महीना और चाहता था, ऐसा फिलोसोफर्स कहते हैं। वो चाहता था कि मैसिडोनिया जाके मरे, और यही ज़िंदगी का लेसन है यार। आप कोशिश कितनी कर लें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने किस समाज में जन्म लिया। अलेक्जेंडर ने एक ऐसे समाज में जन्म लिया था जो पर्शियंस का गुलाम था, एक तरीके से जो पर्शियन से हारा बैठा था, जो पर्शियन से 200 सालों से 250 सालों से जो है पर्शियन से हार रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ के गया उसने ना सिर्फ पर्शियंस को ख़त्म किया बल्कि ग्रीक रूल को स्टैब्लिश किया। अलेक्जेंडर उस चीज़ से नहीं जाना जाता कभी कि उसने किस समाज में जन्म लिया, वो भी उसका सत्य है, लेकिन अलेक्जेंडर उस चीज़ से जाना जाता है कि उसने अपने पीछे क्या छोड़ा। उसने अपने पीछे एक ग्रीक लेगेसी छोड़ी जो आज भी 2600 साल बाद भी, लगभग 2300 साल 2400 साल बाद भी याद रखी जाती है। तो याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके समाज में जन्म लेते हैं, वो आपका नसीब है, लेकिन आप जिस समाज को अपने पीछे छोड़ के जाएंगे इस दुनिया से, वो बताएगा कि आपने क्या किया। आपको कैसे आपके जाने के बाद याद रखा जाएगा? क्या आप मतलब ग्रीस का अलेक्जेंडर, मैसिडोनिया का अलेक्जेंडर, इस वक्त आप में से कोई, अज्यूम कर लेता हूं मैं कि अरुणाचल में या लद्दाख में या लेह में या अंडमान निकोबार में कहीं बैठ के देख रहा है हमें। मतलब ग्रीक्स के अलेक्जेंडर को क्या ये वो जब कर रहा था तो उसे पता था कि मुझे मेरे जाने के 2500 साल बाद भी पढ़ा जाएगा, वो भी ग्रीस में नहीं। ग्रीस के लिए तो वो हीरो है, वो दूर इंडिया में कहीं। एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। हमें अपने आज को बेहतर करना है, हम अपने आज के लिए कुछ करें ताकि आने वाला कल हमें याद रखेगा। और करो आप में सब में, क्या इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अलेक्जेंडर में कोई बहुत एक्सपीरियंस, ही वाज यंग, और उसने आधी दुनिया पे क्या था उसके पास जज्बा था, उसके पास जुनून था कि मुझे वापस लेना है, मुझे वो जो पर्शियन डोमिनेशन है उसे ख़त्म करना है, और वो यहाँ पर दिखा। इसीलिए आज आप बैठ के ना ग्रीस के अलेक्जेंडर को इंडिया में बैठ के पढ़ रहा 2300-2400 साल बाद। वो अपने पीछे अपना ये नाम छोड़ के गया। हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, गालिब ने क्या कहा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो वो तो खैर मुकम्मल जहाँ तो जो है अलेक्जेंडर को नहीं मिला। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। उसे ये हुआ, लेकिन उसने अपने पीछे कुछ वो छोड़ के गया। रिमेंबर दिस। सो वी कैन सी दैट दिस हैपेंड। और फिर अलेक्जेंडर जो है वापस चला जाता है। 323 BC अलेक्जेंडर डाइड। लेकिन यहां पर एक चीज समझ में आई, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा कि हमें इसकी ज़रूरत समझ में आई। हमें ज़रूरत समझ में आई कि वी नीड टू गो फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वी नीड टू गो फॉर
पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, और मौर्यास के अंडर ये काम शुरू भी होता है। छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उसका कंसेप्ट ख़त्म होता है क्योंकि वो एक अच्छा डिफेंस नहीं दे सक रहे थे, और दे कुड नॉट गिव सॉलिड डिफेंस टू द पीपल। एंड हियर द रूट्स, नाउ वी सॉ दैट हमें सिर्फ सी रूट्स, लैंड रूट तो मिला, हमें सी रूट भी ओपन अप हो जाता है हमारे लिए। एंड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में बदलने की कोशिश होती है। आर्ट ऑफ मेकिंग कॉइन्स जो है हमें यहाँ देखने लगता है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जहाँ पर इंडियन ग्रीक जो है मिक्स, एक ब्लेंड ऑफ इंडियन, इंडो एंड ग्रीक कल्चर जो है वो हमको देखने को मिलता है। एंड आगे चल के जो इंडो बैक्ट्रियन और पार्थियन स्टेट्स हैं उसकी नींव, क्योंकि अलेक्जेंडर जब जाता है ना तो ऐसा नहीं कि छोड़ चलो सब छोड़ के चल रहे हैं यहाँ से, वो क्या करता है अपने जो भी उसने इस रीजन में ऑक्यूपाई किया था, जो भी उसने इस रीजन में ऑक्यूपाई किया था उसको वो 4 हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है, और 4 अपने गवर्नर्स यहाँ छोड़ के जाता है। ठीक है। एंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन So now let us talk about the system of administration. So when we say system of administration, हम बात करेंगे कि मगध की हम बात कर रहे हैं वापस, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसकी बात करेंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी बात करेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ बिम्बिसारा। अब हुआ क्या, मगध में जो 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 रूलर था वो तो था, और ब्यूरोक्रेट्स, मंत्रिपरिषद। ही वॉज नॉट वर्किंग अलोन, उसने वो अकेले काम नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, उसके पास एक मंत्रिपरिषद था, उसके पास एक वो था, एंड जो मिनिस्टर्स थे वो दे वर कॉल्ड एज मंत्रीज। मिनिस्टर्स को क्या कहा गया, मंत्रीज। और राजभट वॉज द गार्जियंस ऑफ द ट्रैवलर्स लाइफ इन गुड्स। मतलब अब देखो क्या होता है, मैं ट्रेवल एट नाइट, मतलब खासतौर पे आप नोएडा से आप चाहे आप दिल्ली के आसपास या उत्तर प्रदेश में आप ट्रैवल करो, तो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, रात के टाइम मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हर 10-12 किलोमीटर पे एक पुलिस जीप जो है ना, पुलिस वैन खड़ी होती है रात के टाइम। मतलब वो उनकी ड्यूटी है, वो मोबाइल, मतलब वो लोकेशन जो है उनकी रहती है कि हर 10-12-15 किलोमीटर की डिफरेंस पे हाईवे के अराउंड वो खड़े रहते हैं, उनकी ड्यूटी है वो करना, मतलब दे गार्डिंग द हाईवेज। नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर इज गुड कंपैरेटिवली, तो वो दिखता है, वो विजिबल है। ये तब भी होता था, मतलब राजा भट्ट क्या करते थे, वो जो ट्रैवलर्स है, जो रास्ते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते थे। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। मिलिट्री की बात करें तो चाहे मौर्यंस की बात हो, चाहे गुप्ता की बात हो, कहीं पर भी हो, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ थी वो थी क्या, दैट दे हैड they had a standing army and they had an efficient administration. These both two things are very important. These two things are very important out here. Fine. और ये जो मिलिट्री थी, ये जो स्टैंडिंग आर्मी थी या जो स्टैंडिंग मिलिट्री थी, इसका सबसे की जो एलिमेंट था या जो की फीचर था, दैट वाज सेनापति। मतलब मिलिट्री को जो हेड कर रहा था सेनापति, और आर्मी को जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। देखो ये डिटेलिंग थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थी जो कि समझना जरूरी है। क्या क्या था, इन्फेंट्री थी, पैदल सैनिक थे, कैवलरी, घोड़सवार, चैरियट्स, रथ, हाथी थे, और एलिफेंट फोर्सेस और नेवी। मतलब हर डिवीजन जो है आर्मी का था, हर डिवीजन जो है मिलिट्री का था। उसके अलावा एक और चीज़ थी, दैट दीज वर पेड इन कैश। या देखो वो तो हर चीज़ हो गई, पर वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही 2 तरीके थे, और कोई तरीका था भी नहीं एक्सपेंशन करने का। जो किंग की एडवाइजरी काउंसिल थी, इट वाज कॉल्ड एज परिषद, और यहाँ पर दिस वाज एंटायरली मेड
ऑफ ब्राह्मणास, और सभा और समिति जो किसी समय पे एडवाइजरी काउंसिल का काम करती थी, इस परिषद ने जो है उस सभा और समिति को क्या किया, इस परिषद ने उस सभा और समिति को रिप्लेस किया। उसके अलावा विलेज वॉज हेडेड बाय ग्रामिका, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे उनको प्रादेशिका कहा गया। तो विलेज से मिलके जो ग्रामिका थे या ग्रामीणी थे वो हेड करते थे विलेज लेवल पे, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड कर रहे थे दे वर कॉल्ड एज प्रादेशिका, दे वर कॉल्ड एज प्रादेशिका। रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कस्टम ऑफिशियल्स वर कॉल्ड एज कम्मिका, और टोल, देखो तो इतनी तो ना संस्कृत तुम्हें भी आती होगी, शुल्क, तो जो शुल्क को हेड करे वो शुल्क अध्यक्ष। फाइन, कस्टम ऑफिशियल्स मतलब इंटरेस्टिंगली 2 बार टैक्स लगता था। एक बार जब कोई मगध एम्पायर में आता था, और दूसरा जो मगध एम्पायर में जब सेल होती थी ना तब टैक्स लगता था। अब आप ये सोचो, आज भी तो यही होता है, जब कोई इंपोर्ट होता है तो एक तो वो इंपोर्ट ड्यूटी दे के आता है, कस्टम्स ड्यूटी दे के आता है, फिर उसके ऊपर जीएसटी लगता है। दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग दीज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक लिंक है। हम इसीलिए इनको पढ़ रहे हैं, हम इनको इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें कहानियां पढ़ने का शौक है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज भी, जैसे अभी मैंने आपको राजभट्ट के बारे में बताया, राजाभट्ट के बारे में बताया, वो क्या कर रहे थे, वो हाईवेज को गार्ड कर रहे थे। आज भी अब देखो हाईवेज गार्ड हो रहे हैं। शुल्क अध्यक्ष, कम्मिका, कस्टम ऑफिशियल्स अलग है, इनकम टैक्स ऑफिसर अलग है। एक्सक्यूज मी। अभी खुद ही सर्विसेज, जब डैफ भरोगे ना प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, जब डैफ भरोगे तब भरोगे सर्विसेज, तब बोलोगे अच्छा सर कस्टम्स भी चले जाते हैं, आईटी भी भर देते हैं, इनकम टैक्स रेवेन्यू भी आईआरएस भी भर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कुछ भी होगा देखा। टैक्स का रेट क्या था, टैक्स का रेट वाज 1/6। जो भी प्रोड्यूस होता था पीजेंट को, उसका 1/6 जो है वो कहाँ देना पड़ता था, वो राज्य को देना पड़ता था। उसके अलावा जो भी चाहे लैंड हो, इरिगेशन, शॉप, कस्टम, वुड, मतलब जो भी हो रहा था, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है सब पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है। आप सामान बेच रहे हो तो टैक्स आ रहा है, आप सामान खरीद रहे हो तो टैक्स देना पड़ रहा है, आप इनकम कमा रहे हो तो टैक्स देना पड़ रहा है, गाड़ी खरीद रहे हो तो टैक्स देना पड़ रहा है, सड़क पर चल रहे हो तो टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब जितनी भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, सिवाय, और दिल्ली एनसीआर में तो साफ हवा में सांस लेने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। एयर प्योरीफायर खरीदोगे तो घर के लिए तो फिर टैक्स देना पड़ेगा ना, तो साफ हवा पे भी टैक्स है। तो मोरलेस आप जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो उस पर आपको क्या देना पड़ता है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। लाइसेंसेज एंड फाइन्स, मतलब इवन लाइसेंसेस की फीस होती थी, जो गलत करता था उससे फाइन्स जो है वो कोर्ट जो है कलेक्ट करती थी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पूरे उस रिवर बेड में थे, रिवर सिस्टम में थे, तो क्या हो गया, इनलैंड नेविगेशन या जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत वेल डेवलप्ड था। और चैरियट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उनको टिम्बर और आयरन दोनों मिल रहा था, और इन दोनों से मिलकर बन रहे थे रथ, और रथ पर चलकर चला रहे थे शानदार तीर, ये हो रहा था। तो चैरियट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्सेस वाज यूज्ड, मिलिट्री ग्रेड के हॉर्सेस होते थे, उनको ट्रेन किया जाता था। और देयर वाज अ सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, आज जैसा ही था, या अगर हम कहें तो आज का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इस समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कहीं ना कहीं जो है था। बिम्बिसारा की बात करें तो उसने एक ऑफिशियल लाइन ऑफ कमांड फॉर टैक्सेशन एंड टैक्सेशन कलेक्शन, एक उसने हायरार्की डेवलप करी, एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस डेवलप किया है आज के टाइम पे। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, हाँ, ही ओन्ड ओवर लाइक 80,000 गांव उसके उसमें आते थे। उन 80,000 हर गांव का एक विलेज हेडमैन होता था, एक ग्रामीणी होता था जो डायरेक्ट उसके कमांड में था। जो जुडिशियल, मिलिट्री और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट थे उनके लिए जो है वो जो हाई बॉर्न होते थे या जो ऊपर के जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनको जो है उसने अपॉइंट किया हुआ था। उसके अलावा आर्मी के भी, बिम्बिसारा की आर्मी में 4 डिवीजन थे, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट और एलिफेंट। ये कॉमन चीज़ थी। एलिफेंट इसलिए क्योंकि वो झारखंड और वो वाला बेल्ट जो है वहाँ से उनको एलिफेंट ईजिली एक्सेसिबल थे। सो दिस वॉज इट अबाउट द मगध एम्पायर। आई होप यू लाइक्ड इट। डू leave a comment or do leave a feedback, or
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मतलब रिवाइज करते रहो, दिस इज द होल पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग दीज वीडियोस टू यू, कि आप रिवाइज करो, क्योंकि आप लोग जो 2023 में अपीयर होने वाले हो यार, आप लोगों के लिए रिवीजन ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनलेस एंड अंटिल यू डोंट, यू विल नॉट रिवाइज, यू विल फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, you will know, because and you have to absorb it. You don't just have to remember it, you just don't just have to, you know, like mugging up these things won't work. What you need to do is you need to have absorb that in your system, because what happens that, for example, no one asks you that तुम्हारा नाम क्या है, what is your name, no one has asked you कि इसको बैठ के याद करो, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। वो जैसे ही कोई पूछेगा, नींद में भी पूछेगा तो अपना नाम बताओगे यार, अनकॉन्शियस हालत में भी अपना नाम तो बता ही दोगे। किसी का फ़ोन नंबर ऐसा याद रह जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम से कभी नहीं निकल सकती। अगर आप इसको उस तरीके से पढ़ेंगे तो होगा क्या, जब एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में सवाल आएगा, सामने आंसर है, आंसर दिख रहा है, आंसर आपके सामने, मतलब इससे आसान नहीं हो सकता कि आपके सामने क्वेश्चन और सामने आंसर है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। और अगर वो आपके सिस्टम में ना, तो आपको आइडेंटिफाई करने में गलती नहीं होगी। फिर से कह रहा हूँ, प्रीलिम्स में आपकी मुश्किल या आपको रोकने का काम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। प्रीलिम्स में आपको रोकने का काम वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आते हैं और आप उसको गलत कर दोगे। फाइन, सो ऑल द वेरी बेस्ट, कमिट एज मच एज लेस मिस्टेक्स एज पॉसिबल। इस सीरीज को जारी रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।